हेलो एवरीवन, दिस इज योर नीलेश भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोग के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। आप लोग की जो सामाजिक विज्ञान इन सोशल साइंस की बुक है उसमें आप जानते हो कि 4 पार्ट हैं। एक इतिहास का, भूगोल का, एक नागरिक शास्त्र का और एक अर्थशास्त्र का। तो उसमें नागरिक शास्त्र वाले पार्ट से उसका फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, सत्ता की साझेदारी है, उसी से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक नहीं मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी कहूँगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो इसमें सबसे पहला आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये एकाएक ये बेल्जियम की राजधानी क्यों पूछ दिया, बहुत सारे और भी देश हैं। तो देखो, बेल्जियम की राजधानी इसलिए पूछा है क्योंकि आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ोगे सत्ता की साझेदारी, तो इसमें 2 देश बेल्जियम और श्रीलंका पे फोकस कर उसी मतलब दोनों देशों पे पूरा का पूरा चैप्टर ही आधारित है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है भाई? ऑप्शन है कि ब्रुसेल्स, ब्राज़ील, बैंकॉक या फिर न्यूयॉर्क। सही ऑप्शन है फर्स्ट वाला कि ब्रुसेल्स। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के अलावा, तो ठीक है आप देख लेना, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सब लोग जानते हो कि इस बार यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 20 मार्क के शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और जिनका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। तो उस बात को ध्यान रखना, 20 मार्क बहुत ज़्यादा होता है। 70 में से आप लोग का 20 मार्क यानी 23 मार्क तो ही पासिंग रहता है। 3 मार्क और बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं उनमें से आप अचीव कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। अगर काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट हो, आप समझ रहे हो कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो ठीक है। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि बेल्जियम की राजधानी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड नंबर, कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। ओके, जो बेल्जियम है उसमें किस प्रकार की सरकार है? सामूहिक सरकार है, सामुदायिक सरकार है, राजतंत्र है या फिर एक पक्षीय सरकार है? सही ऑप्शन है इसका बी, सामुदायिक सरकार। मतलब सामुदायिक सरकार का मतलब यही हुआ कि मतलब जो सत्ता का विभाजन है विभिन्न समूहों में बटा हुआ है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। ठीक, चलो सेकंड के बाद हम लोग थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्रीलंका एक ... देश है। श्रीलंका कैसा देश है? यहाँ खाली स्थान में आपको भरना है इन 4 ऑप्शन में से। प्रायद्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, सीमांत देश है या प्रांतीय देश है? अब देखो, जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है। ये जो आप लोग का ये बी ऑप्शन है ये सही है, ख वाला। द्वीपीय देश का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक ऐसा देश जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वो द्वीपीय देश होता है। हालांकि आप लोग कहोगे कि ठीक है, श्रीलंका तो मतलब चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, लेकिन बीच में जो राम सेतु है मतलब, तो वो तो एक दूसरे को जोड़ती है। तो देखो उसका कोई अस्थाई मतलब राम सेतु है कि नहीं है, इसका कोई अभी मतलब बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। छोड़ो, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। आप सीधे समझो कि श्रीलंका चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए एक द्वीपीय देश है। सिंपल, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो। फोर्थ नंबर क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ओके, जैसे हम लोग का भारत 1947 में स्वतंत्र घोषित हुआ, उसी प्रकार श्रीलंका कब स्वतंत्र घोषित हुआ? ऑप्शन है कि 1947, 1950, 1948 या 1945। हम लोगों से 1 साल बाद यानी 1948 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ग वाला। ठीक, चौथा भी प्रश्न क्लियर। चलो, अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि श्रीलंका ने 1956 में, ओके, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानूनन बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? सिंपल है, मतलब वही बोल रहा है कि मतलब श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को अपनी राजभाषा यानी एक तरह से राष्ट्रभाषा बनाया? सिंघली को, तमिल को, बंगाली को या पंजाबी को? सही ऑप्शन है फर्स्ट वाला, सिंघली। और ये भी याद रखना, जो श्रीलंका में मतलब सबसे किस धर्म के लोग हैं, ये कभी क्वेश्चन पूछ दे तो सिंघली एक मतलब जाति एक धर्म है। ठीक है, पता नहीं अब कैसा, मुझे भी आइडिया नहीं है। जैसे हम लोग में हिंदू मुस्लिम सब भारत में रहते हैं, उसी प्रकार ये एक समुदाय है, एक तरह से बोल सकते हैं। इनकी मतलब लगभग वहाँ जनसंख्या 70 से 72% तक इनकी जनसंख्या है। ठीक है, और शायद 20% सेकेंड स्थान पे तमिल है और उसके अलावा 5% में और जो भी
मतलब लोग रहे। तो इस प्रकार कुछ अगर मतलब जातिगत देखा जाए तो श्रीलंका में मतलब समीकरण है। चलो अगला हम लोग 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर आप स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि देश की अखंडता, क्या देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है। ओके, मतलब देश की जो एकता और अखंडता है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन सत्ता की साझेदारी या सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, या इसमें डी वाला है कि इनमें से कोई नहीं। भाई ये तो हो नहीं सकता बी वाला, डी ये भी नहीं हो सकता। सत्ता का विभाजन कोई मतलब नहीं है इसका, राजतंत्र इसका तो कोई भी मतलब नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। और ये सत्ता की साझेदारी इनमें से क्या होगा, तो देखो सत्ता की साझेदारी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब आप लोग कहोगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है भाई। ये हम लोग का चैप्टर भी है, फर्स्ट ही चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, लेकिन शायद अगर आप अभी तक इसका मतलब नहीं जान पाए तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सत्ता की साझेदारी से मतलब ये है कि जैसे सत्ता का जो विभाजन हो, सभी उस देश में जितने भी मतलब लोग रह रहे हैं, सभी जाति सभी धर्मों के लोगों में समान रूप से विभाजित हो। ऐसा नहीं कि एक यही जाति का मतलब व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं होता है। आप सब ने देखा होगा, जैसे आप लोग के मतलब गांव में अगर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में हर साल मतलब लगभग हर 5 साल में मतलब प्रधानी का चुनाव होता है, ये सब लोग जानते हो। तो हर साल में आप लोगों ने देखा होगा कि बदल कर सीटें आती है, कि कभी ओबीसी का लड़ेगा, कभी एससी एसटी का ही कैंडिडेट लड़ेगा, कभी जनरल का केवल कैंडिडेट लड़ेगा। तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, बदल कर आता है। तो ये क्या होता है, ये सत्ता की साझेदारी को बनाए रखने के लिए होता है, और ये हर जगह ऐसा ही है पूरा हमारे देश में, भारत में, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। यानी हर मतलब पॉलिटिक्स में हर जगह मतलब हर जाति के व्यक्ति को रहना जरूरी है। नहीं तो एक ही जाति का व्यक्ति रहेगा, एक ही धर्म का, तो अपने ही धर्म या जाति के बारे में सोचेगा, सिंपल, ठीक। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। 1 मिनट यार, थोड़ा मुझे बुखार है, गला बैठ रहा है, 1 मिनट। ओके चलो, 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर यहाँ प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, ओके, बेल्जियम में कौन सी सरकार है, सामुदायिक सरकार है। अभी हमने ये पीछे देखा। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ओके, मतलब सामुदायिक सरकार है तो किस में सत्ता की साझेदारी है। का ऑप्शन है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, या फिर शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, या केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, या ये गवाला लास्ट 4th नंबर है कि राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ये तीनों ऑप्शन नीचे वाले गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य ही मतलब जो बेल्जियम में है वो सरकार है, जिसको हम लोग सामुदायिक सरकार बोलते हैं, ठीक। चलो ये 7 नंबर प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि श्रीलंका में भाई 1956 में कौन सी भाषा को मतलब राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था, सिंहली, ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और ये सिंहली एक मतलब जाति समूह है जिनकी संख्या लगभग मतलब श्रीलंका में 70 से 75% है। यानी इनकी क्या है, बहुसंख्यक वर्ग, मतलब ज़्यादा मात्रा में यही लोग हैं श्रीलंका में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो सिंपल यहाँ सिंहली, ये गो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भारत में कहा जाए तो सिंपल भारत में तो हिंदू ही सबसे ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार ये 8 क्वेश्चन हो गया। और देखो यहाँ ये देखो, मेरा एक ये चैनल है सुपर फास्ट क्लासेज। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, नीलेश एकेडमी क्लास 10th, ठीक है। ये 2 मेरे चैनल है, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ ये 2020 में ये प्रश्न आया भी था, ठीक। चलो ये 8वें के बाद हम लोग देख लेते हैं। ओके, मैंने 8 ही प्रश्न इसमें ऐड किया था। ये 8 इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछता है, और पूछेगा ही पूछेगा, तो इन्हीं 8 प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। पिछले साल 2 प्रश्न आया था, तो हो सकता है इस बार भी 2 प्रश्न आए, लेकिन 1 या 2 तो निश्चित है आना ही आना है इस चैप्टर से, और इन 8 प्रश्नों में से ही आएगा। तो आप लोग तैयार कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
हरे राम हरे कृष्णा 12 4 12 4 12 6